बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेकर आए हैं वो आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण है। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि अध्याय 4 है। बच्चों, मैं इसे इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपकी परीक्षा में आने वाला कोई भी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण से जो हमारा अभिप्राय है उन सभी क्रियाओं से है जिनके द्वारा आंकड़ों को सरल व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है। यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करके उनको सरल बनाना, व्यवस्थित ढंग से इकट्ठा करना जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है आप आसानी से आंकड़ों को समझ लें, इसे आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण कहता है। क्योंकि बच्चों, आपको पता है कि जब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो वो शुद्ध आंकड़े होते हैं और वो बेतरतीब होते हैं। बाद में उन्हें व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि अनुसंधानकर्ता की आसानी में समझ में आ जाए। दूसरा बच्चों, आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण का एक महत्वपूर्ण उपाय उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुपों में बांटना है। इस प्रक्रिया को आंकड़ों का वर्गीकरण कहा जाता है। बच्चों, सबसे पहली बात, ये जो शुद्ध आंकड़े लिए गए हैं, अगर हम उन्हें व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे सही तरीके से वर्गीकृत करेंगे। जैसे अगर हम देखें कि समाज में बेरोजगारी की स्थिति, तो बेरोजगारी की स्थिति मौजूद जो वो है शहर और गांव है, तो दो जगह बांट सकते हैं, शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी में शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी। इसी तरीके से शहरी बेरोजगारी में पढ़े लिखे बेरोजगार और अनपढ़ बेरोजगार। इस तरीके से हम इनको अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। यानी कि इन्हें इस तरीके से बांटना जिससे उनकी विशेषताएं, जैसा बेपढ़े लिखे बेरोजगार एक तरफ, पढ़े लिखे बेरोजगार एक तरफ। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम समझेंगे कि आसानी से हम बता सकते हैं कि शहरों में इतने लोग पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं, गांवों में इतने लोग पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं। अब बच्चों, वर्गीकरण क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा आंकड़ों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजन किया जाता है, वर्गीकरण कहलाता है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही वर्गीकरण के बारे में बताया है, या तो किसी समानता के कारण या असमानता के कारण उनको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, तो इसे बच्चों हम वर्गीकरण कहते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया था बेरोजगारी, तो बेरोजगारी को हम देखेंगे कि भाई अगर हम भारत के बात करें तो भारत में शहर और गांव दो भागों में हम देश को बांट सकते हैं। तो शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी दोनों की दोनों अलग चीजें हैं उन्हें अलग ही अलग करके हमें बांटना पड़ेगा। अब बच्चों, वर्गीकरण की दो विशेषताएं। पहली विशेषता बच्चों है, वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों के विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। जैसे शिक्षा के आधार पर इकाइयों का शिक्षित और अशिक्षित दो वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा, वर्गीकरण की इकाइयों का विभाजन समानता असमानता के आधार पर किया जाता है और सभी समान इकाइयों को एक वर्ग में और असमान इकाइयों को दूसरे वर्ग में रखा जाता है। तो बच्चों, ये दो वर्गीकरण की विशेषताएं। अब बच्चों, हम बात करेंगे वर्गीकरण के उद्देश्यों की। बच्चों, सबसे पहला उद्देश्य है आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त बनाना। बच्चों, जब हम आंकड़ों को वर्गीकरण करें तो आंकड़े सरल हो जाएं और छोटे हो जाएं। क्योंकि बच्चों, अगर आंकड़े सारे के सारे इकट्ठे किए जाएंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे। और अगर हमें इनका वर्गीकरण करना, तो वर्गीकरण का पहला उद्देश्य यही है कि उन्हें सरल किया जाए, आसान किया जाए और संक्षिप्त यानी छोटा कर दिया जाए। दूसरा, उपयोगिता। बच्चों, वर्गीकरण का उद्देश्य आंकड़ों की समरूपता का प्रकट करना है। यानी कि जो आंकड़े हैं उन्हें एक जैसा कर देना, एक जैसे आंकड़ों को एक जगह, जिससे वो समरूप हो जाएं और वो हमारे लिए उपयोगी हो जाएं या उनकी उपयोगिता बढ़ जाए। दूसरा बच्चों, विभेदकारी। बच्चों, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, इसके द्वारा आंकड़ों के विशिष्ट अंतर स्पष्ट होता है, यानी कि आंकड़ों में विभेद किया जा सकता है। चौथा बच्चों, आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना। बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना है। बच्चों, इस चैप्टर का जो दूसरा वाला पार्ट रहेगा उसे मैं बोर्ड से समझाऊंगा, क्योंकि वो जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं बनाया जा सकता। आपको पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट्स करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। बच्चों, वैज्ञानिक आधार इसलिए प्रदान किया जाता है जिससे कि आंकड़ों को आसानी से
समझा भी जा सके और लोग उस पर यकीन करें, क्योंकि हमें पता है कि जिन चीज़ों का आधार वैज्ञानिक होता है लोग उन पर आसानी से यकीन करते हैं। फिर है आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। बच्चों, हमें पता है कि गणित की क्रियाएं आसानी से समझ में नहीं आती, जिसके कारण लोग इन्हें कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर इन्हें हम आकर्षक और सुंदर बनाएं या प्रभावशाली बनाएं तो लोग इसे आसानी से समझ भी पाते हैं और उसको आत्मसात भी कर पाते हैं। अब बच्चों, एक अच्छे वर्गीकरण के मुख्य तत्व। सबसे पहला तत्व है बच्चों व्यापकता। मैं आपसे बता दूं, किसी समस्या से संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि उस समस्या के संबंध में जितने भी हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो आंकड़े किसी न किसी वर्ग में ज़रूर समाहित हो जाएं, किसी भी न किसी वर्ग में फिट हो जाएं। अगला है बच्चों स्पष्टता। बच्चों, वर्गीकरण करते हुए हमें ये साफ होना चाहिए कि कौन कौन सी इकाइयाँ किस किस वर्ग में रखी जाएंगी। जैसे 2 से 5, 5 से 10, इससे सरलता हो जाती है और आसानी से समझ में आ जाती है। अगला बच्चों सजातीयता। बच्चों, सजातीयता के बारे में मैंने बताया था कि एक से गुण वाली वस्तुओं को या एक से गुण वाले आंकड़ों को एक में और अलग गुण वाले को दूसरे में, यानी कि समान गुण वालों को समान वर्ग में और असमान गुण वाले वर्ग को असमान वर्ग में रखना पड़ेगा। बच्चों, अनुकूलता। वर्गों का निर्माण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। जैसे अगर हम 11वीं कक्षा के बच्चों की आय और व्यय का खर्च देख रहे हैं, व्यय को देख रहे हैं, तो हमें उनकी वैवाहिक स्थिति, उनके वजन के अनुसार वर्गीकरण करना गलत होगा, क्योंकि हम तो उनका आय और व्यय देख रहे हैं। कोई बच्चा मालदार घर का हो सकता है और पतला हो सकता है, कुछ बच्चे गरीब घर के हो सकते हैं और मोटे ताजे हो सकते हैं। अगला बच्चों स्थिरता। इस प्रकार की जांच के वर्गीकरण का आधार एक जैसा होना चाहिए। प्रत्येक जांच का आधार नहीं बदलना चाहिए। बच्चों, अगर हम ग्रामीण लोगों की बेरोजगारी देख रहे हैं तो हमें ग्रामीण लोगों की बेरोजगारी देखनी चाहिए, उसमें हमें और कोई आंकड़े फिट नहीं करने चाहिए। लोचदार। बच्चों, एक अच्छा वर्गीकरण लोचदार होना चाहिए। इसके उद्देश्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वर्गों में परिवर्तन करने की संभावना होनी चाहिए, यानी कि इतना लोचदार हो कि अगर उद्देश्य बदला जाए तो उसे अलग उद्देश्यों में परिवर्तित किया जा सके, अलग वर्गों में परिवर्तित किया जा सके। अब बच्चों बात करेंगे वर्गीकरण के आधार की। बच्चों, बेसिकली वर्गीकरण का आधार 4 आधारों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है भौगोलिक वर्गीकरण। बच्चों, जब हम भौगोलिक आधार पर किन्हीं आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तब हमें क्या करना होता है। जैसे पंजाब भौगोलिक इकाई है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हम बात करें कि पंजाब में 30 कारखाने थे, हरियाणा में 20 कारखाने हैं, उत्तर प्रदेश में 25 कारखाने हैं। तो इस तरीके से जो हमने वर्गीकरण किया, तो ये जो वर्गीकरण है ये भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है, जब किसी हम भौगोलिक इकाई के बारे में वर्गीकरण करते हैं या किसी राज्य वाइज। फिर है बच्चों समय अनुसार वर्गीकरण। बच्चों, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो इसको समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। जैसे हम कहें 2006 में 80 लाख कारें बिकी, 2007 में 90 लाख कारों की बिक्री हुई, 2008 में 95 लाख कारों की बिक्री हुई। फिर हम बात करें कि 2020 में कारों की बिक्री बढ़कर 1 करोड़ के पार पहुंच गई। तो बच्चों, ये क्या है, ये समय अनुसार वर्गीकरण है। अब बच्चों बात करेंगे गुणात्मक वर्गीकरण। जब बच्चों तथ्यों या आंकड़ों का विशेषताओं या गुणों के आधार पर, जैसे धर्म, व्यवसाय, जनसंख्या की बौद्धिक स्तर आदि के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है, तो बच्चों इसे गुणात्मक वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि जब बच्चों किसी आंकड़ों का धर्म के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, जनसंख्या के बौद्धिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, तो बच्चों इसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। और बच्चों गुणात्मक वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बच्चों साधारण वर्गीकरण। जब बच्चों हम साधारण वर्गीकरण की बात करते हैं तो साधारण वर्गीकरण को इसे बच्चों द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें आंकड़ों को किसी विशेष गुण के होने या ना होने के आधार पर बांटा जाता है, जैसे स्त्री पुरुष, स्वस्थ अस्वस्थ, शिक्षित अशिक्षित। यानी कि हम किसी विशेष किसी एक गुण के आधार पर ही हम उसका अध्ययन करते हैं। पढ़े लिखे, औरत आदमी, है ना, और तंदुरुस्त और बीमार, या स्वस्थ अस्वस्थ। अब बच्चों बहुगुणी वर्गीकरण, है। इस प्रकार के वर्गीकरण में एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके कारण दो या दो से अधिक वर्ग बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर हम कहीं बेरोजगार लोगों की संख्या देखें या मजदूरों का वर्गीकरण करें, तो हम मजदूरों को दो तरह के मजदूरों में वर्गीकृत कर सकते हैं, कुशल यानी स्किल्ड, अकुशल यानी अनस्किल्ड। कुशल शिक्षित और अशिक्षित, शिक्षित में ग्रामीण और शहरी, अशिक्षित में ग्रामीण और शहरी। अब बच्चों अकुशल में भी इसी तरीके से हो सकता है, शिक्षित और अशिक्षित, शिक्षित ग्रामीण और शहरी, अशिक्षित ग्रामीण और शहरी। इस तरीके का जो वर्गीकरण होता है बच्चों, उसे बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। अगला फैक्ट है बच्चों, मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। बच्चों संख्यात्मक वर्गीकरण से तथ्यों को संख्यात्मक रूप में वर्गों या समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि इन्हें वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे वार्षिक लाभ रूपों में 0 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से ऊपर। यानी कि किसी फर्मों की संख्या जो 1 लाख रुपए वार्षिक लाभ कमा रही है 5, 1 से 2 लाख रुपए कमा रही है 150, 2 से 3 लाख कमा रही है 1500। बच्चों इस तरह के जो आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों को बच्चों हम संख्यात्मक वर्गीकरण तथ्य कहेंगे। यानी कि इस तरीके से जो हम आंकड़ों को बांटते हैं बच्चों, उन्हें मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। अगला फैक्ट है बच्चों, चर की अवधारणा। ये चर क्या होता है बच्चों? हमने मैथ में पढ़ा था वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बारे में, ये उन्हीं से संबंधित है। किसी तत्व की विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, चर कहलाती है। यानी कि किसी भी चीज़ की वह विशेषता जिसे हम संख्याओं में माप सकते हैं, चर कहलाती है। जैसे कक्षा 11 के विद्यार्थियों का वजन या स्कूल में मौजूद बच्चों की पॉकेट मनी, इन्हें हम संख्या के रूप में माप सकते हैं, तो इन्हें बच्चों चर कहेंगे। चर बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला चर है बच्चों विविक्त या खंडित चर। विविक्त चर वे चर हैं जिनके मूल्य एकाएक या पूर्णांकों के रूप में बढ़ जाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7। यानी कि इनमें ना तो पॉइंटों में होंगे ना भिन्नों में होंगे, जैसा 1, 1/2, 1, 1/5 नहीं होंगे, बल्कि ये तो सीधे होंगे। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 70 होगा, इस तरीके से। दूसरा है बच्चों संतत या अखंडित चर। बच्चों संतत विचार हैं जो निरंतर बढ़ते हैं और भिन्नात्मक होते हैं। जैसे 5 फुट 4 इंच, 5.9, 10 से 15, 15 से 20, 1, 1/5, 1/6। बच्चों ऐसे जो चर होंगे उन्हें हम संतत या खंडित चर कहेंगे। अब बच्चों द्विचर, यदि आंकड़ों का संबंध दो चरों से हो तो उसे द्विचर कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र के विभिन्न परिवारों की आय और व्यय संबंधी आंकड़े। अब बच्चों पहले में तो सिर्फ आय थी, अब आय और खर्च दोनों से संबंधित आंकड़े हुए, तो बच्चों उन्हें द्विचर आंकड़े कहते हैं। बहुविचर, यदि आंकड़े चरों के एक पूरे समूह से संबंधित हों तो उसे बच्चों बहुविचर आंकड़े कहते हैं। अब बच्चों जब उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं, अगर हम किसी परिवार की आय, व्यय यानी खर्च, शिक्षा, आयु, लिंग इत्यादि की सूचनाओं को आंकड़ों द्वारा प्रस्तुत करते हैं, तो इसे बच्चों बहुविचर समष्टि भी कहते हैं। अगला है बच्चों शुद्ध आंकड़े। वे आंकड़े हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान इकट्ठा करता है या संकलित करता है। यह अव्यवस्थित रूप में होते हैं। जब अनुसंधानकर्ता किन्हीं आंकड़ों को अपने लिए इकट्ठा करता है तो वो अव्यवस्थित होते हैं, बाद में उनको व्यवस्थित किया जाता है, उनको प्राप्त करने के उद्देश्य के आधार पर या प्रयोग करने के उद्देश्य के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। अब बच्चों श्रृंखलाएं,
शुद्ध आंकड़ों का वर्गीकरण श्रृंखलाओं के रूप में किया जाता है। श्रृंखलाओं से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी क्रम या विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। मदों के विभिन्न वर्गों में एक विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना श्रृंखला कहलाता है। यानी कि जब मदों को हम विभिन्न वर्गों में एक विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो बच्चों इसे हम श्रृंखला कहते हैं। बच्चों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर ज़रूर किया करें और बच्चों कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मैं वीडियो को किस प्रकार और बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।